हेलो। ओके। अनीश है। कंटिन्यू करते हैं सोशल फैक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं डर्कहाइम का। तो उसमें हम आगे देखते हैं कि सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। दो चीज ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ जो हम ये देख रहे हैं, टू वेज विच कैन एक्सप्लेन सोशल फैक्ट्स। पहला, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ सोशल फैक्ट्स। जब भी हम डिटरमाइन करेंगे कोई एक सोशल फैक्ट का कॉज, तो हम ये ध्यान रखना होगा कि कॉज ऑफ सोशल फैक्ट लाइज इन अनदर सोशल फैक्ट। ये डर्कहाइम का बात है जो हम आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सुसाइड वो पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं सुसाइड, तो हमें ऐसा नहीं ध्यान इस पे नहीं वो फोकस करना है कि सुसाइड है लाइन इंडिविजुअल्स विल, मगर इट शुड बी एक्सप्लोर्ड थ्रू वेरियस अदर सोशल फैक्ट्स। सुसाइड जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका कारण भी किसी और सोशल फैक्ट में होगा। सोशल फैक्ट ऐसा चीज है जो यूनिवर्सल है, जनरल है, इंडिविजुअल के परे है। तो ये क्या होगा, पॉपुलेशन में देखना होगा हमें इसका कॉज, इंटीग्रेशन एंड सोशल ऑर्डर में देखना होगा, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल के सब्जेक्टिविटी में देखना होगा, क्योंकि ये तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। क्या नहीं वेरी करेगा, पॉपुलेशन, इंटीग्रेशन, सोशल ऑर्डर, जो कि सोशल फैक्ट्स है, अगर अदर सोशल फैक्ट्स हैं। उसका और कोई एग्जांपल दीजिए। और कोई एग्जांपल में जैसे हम आगे डर्कहाइम में देखेंगे, डर्कहाइम के रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में देखेंगे कि फिर वो बात करते हैं कॉन्शियस कलेक्टिव का, कि कैसे हमारा रिलीजन का कॉज, रिलीजन एग्जिस्ट करता है क्योंकि दूसरा सोशल कॉज है, कॉन्शियस कलेक्टिव के कारण वो एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दूसरा चीज, सोशल फैक्ट्स के बारे में ध्यान रखना है कि हमें उसका फंक्शंस पे ध्यान देना है। कोई भी सोशल, ये फंक्शनल एनालिसिस है, कॉजल फंक्शनल एनालिसिस है। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सोशल फैक्ट यदि एग्जिस्ट करता है तो मतलब वो कोई ना कोई सोसाइटी में फंक्शन करता होगा, तभी वो एग्जिस्ट करता है, जिसे हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं फंक्शनल प्री रिक्विजिट। कुछ ना कुछ है जो वो परफॉर्म करता है, तभी उसका एग्जिस्टेंस है। जिसमें से, और इस फंक्शनल प्री रिक्विजिट में से सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। ठीक है। जिसको वो हम कॉन्शियस कलेक्टिव इज दैट सोशल फैक्ट दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर, और जिसको दरखाइन कॉन्शियस कलेक्टिव के नाम से जानते हैं। बार बार टर्म करेंगे कॉन्शियस कलेक्टिव, कॉन्शियस कलेक्टिव। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम सोशल फैक्ट को स्टडी कर रहे हैं एज अ सोशियोलॉजिस्ट, किसी भी सोशल फैक्ट का, तो हमें क्या रूल्स फॉलो करना होगा एज उसको स्टडी करने टाइम। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। डर्कहाइम है, डर्कहाइम पहला डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करते हैं, वो डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं चीज़ों को समझाने के लिए। तो इसीलिए ये सारे मायने आ रहे हैं, जहां वो डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए वो अपना रूल्स बताते हैं। पहले सोशल फैक्ट बताया, अब वो रूल्स बता रहे हैं उन्हें स्टडी करने का, कि रूल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, हम उन्हें स्टडी करेंगे एज थिंग्स, ठीक है, एज डेफिनेट रियलिटी रादर देन एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेना। पहले भी हमने पढ़ा, वो सोशल फैक्ट की तरह स्टडी कर रहे हैं, वो साइंस से इंस्पायर्ड है, तो इसीलिए हम उसे स्टडी करेंगे एज थिंग्स। Every social fact has some representation which exists in the form of objective manifestation of social fact, and it is through these manifestation that social fact can be observed as things. क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हम उन्हें स्टडी करेंगे थिंग्स के थ्रू, मगर वो मटेरियल चीजें तो है नहीं कि जाके हम छू लें, रिलीजन को छू लें, देख लें क्या है, मगर वो एग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेट रियलिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं, और हमें उन्हें स्टडी करना है थिंग्स के जैसा। तो कैसे करेंगे हम, वो दरखाइन कहते हैं कि हम उन्हें स्टडी करेंगे थ्रू ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन। उनका ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन क्या है, उसके थ्रू स्टडी करेंगे, और इसी मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम उन्हें थिंग्स की तरह देखेंगे, और इन्हीं को उन्होंने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इस चीज को, कि मान लो अगर हमें समझना है हिंदुइज्म में भगवान का रूप को, तो हम उस चीज को कैसे समझते हैं, उसकी मूर्ति बना के, राइट। भगवान एक एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेना है, रिलीजन एक एब्स्ट्रैक्ट फेनोमेना है, उसको हम समझेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन क्या है, अलग अलग सिंबल, एक अलग अलग सिंबल, अलग मूर्ति, अलग उसका रिचुअल्स। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन है,
जिसमें वो रिलीजन उस रूप में एग्जिस्ट करता है, और उन्हीं सब चीजों को स्टडी करके हम रिलीजन को ऑब्जर्व करेंगे, और उन्हीं सब चीजों को वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने दूसरा क्या था हमारा इंपॉर्टेंट चीज, कि हम जनरल टाइप स्टडी करेंगे। जब जनरल टाइप स्टडी करेंगे तो वो सारे जनरल टाइप किसी ना किसी क्लास में फॉल करेंगे, तो हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन होगा 3 मेन क्लासेस में उन्हें क्लासिफाई करना। Durkheim says that every social fact is not unique but is a part of broad classification। क्या क्या है? स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट। पहला, ये वो फैक्ट्स हैं जो कि सोसाइटी को पर्टिकुलर अपीयरेंस देते हैं, स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट। इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट, ये वो फैक्ट है जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं एंड और एक्सेप्टेड हैं बाय द पीपल। इसका एग्जांपल रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर, रेट, जो भी चीजें हैं। और कुछ है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट जो अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है लोगों द्वारा, वो एग्जिस्ट करते हैं, मगर लोग, और वो एग्जिस्ट करते हैं और अचानक से राइज करते हैं सोसाइटी में और सस्टेन नहीं करते हैं, कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं हम उन्हें, मगर वो भी एक सोशल फैक्ट है। जैसे कि भगदड़ मचना कहीं पे जगह जगह, या फिर एक क्राउड का एक अलग क्राउड बिहेवियर। ये चीज सोसाइटी इनको मान्यता नहीं दी है, मगर ये एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हमने क्या क्या क्लासेस पढ़ा। एक तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट, ये वो फैक्ट हैं जो सोसाइटी को उसके पर्टिकुलर अपीयरेंस देते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं और एक्सेप्टेड हैं। और तीसरे फैक्ट्स जो कि अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है, स्पॉन्टेनियसली राइज करते हैं, मगर हो सकता है सस्टेन ना करें। तीसरा रूल, अभी हमने ऊपर क्या क्या रूल पढ़ा। पहला, हम क्या करेंगे, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे डेफिनेट रियलिटी के रूप में, थिंग्स की तरह, थ्रू कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, जब हम ऑब्जर्व करेंगे, हम ट्राई करेंगे उसे किसी क्लास में रखने का, उसे क्लासिफाई करने का, कि देखेंगे कि भाई वो किस क्लास में फॉल कर रहा है। तीसरा, उसे डिस्टिंक्ट करने का, उसे अलग करने का बाकी चीजों से। रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, हम ये ध्यान रखेंगे कि वो नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल स्टेट में है। अब यहाँ ये समझो कि जब डर्कहाइम किसी चीज का स्टडी, डर्कहाइम कहते हैं कि कोई भी सोशल फैक्ट 2 स्टेट में रह सकता है, या तो वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा या तो पैथोलॉजिकल स्टेट में। अब है वो फंक्शनल एनालिसिस, उनका काम है हर जगह फंक्शनल को देखना। तो जो उनका कहना है, इसी चीज को वो कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि जब कोई चीज नॉर्मल स्टेट में रहता है, कोई सोशल फैक्ट, तो वो फंक्शनल रहेगा, काम का रहेगा, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम फायदेमंद रहेगा। और जब वो एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल स्टेट में रहेगा, तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उनका कहना है, ये वो कह रहे हैं थ्रू उनका ऑब्जर्वेशन, थ्रू स्टडी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ सर्टेन रेट ऑफ क्राइम नॉर्मल है। आप कोई भी सोसाइटी में चल जाओ, आपको एक सर्टेन रेट ऑफ क्राइम दिखेगा, ठीक है। अगर हम क्राइम को एक सोशल फैक्ट माने, तो सोशल फैक्ट का नॉर्मल स्टेट है, ये समझो। ऐसा नहीं कि क्राइम हो रहा है तो वो फंक्शनल के रूप में देखते हैं। क्राइम इंपॉर्टेंट है तभी बाकी इंस्टीट्यूशन जैसे कि पुलिस, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये सारे का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अगर क्राइम ही नहीं होगा तो फिर उनका कोई रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो राम राज्य हो जाएगा और फिर कोई इंस्टीट्यूशन का मतलब ही नहीं है, इनका कहना है। तो इस रेट में उसी फंक्शनल एनालिसिस के थ्रू वो कहते हैं कि सर्टेन रेट ऑफ क्राइम इज कंसिडर्ड नॉर्मल मगर जब वो किसी सर्टेन से बियॉन्ड हो जाता है, जैसे अफगानिस्तान में या फिर आईसिस का जो टेररिज्म वो फैला रहे हैं, वो बियॉन्ड नॉर्मल है, तो वो पैथोलॉजिकल स्टेट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो सोशल फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, भाई वो नॉर्मल स्टेट में या पैथोलॉजिकल स्टेट में। फिर रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सोशल फैक्ट, अब वो फर्दर ही प्रिस्क्राइब सर्टेन रूल्स। इसके लिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या है भाई, कि भाई अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो तो आपको कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होना है और अपना पर्सनल प्रीऑक्यूपेशन और बायसेस को अलग रखना है। आपका पर्सनल कुछ बायस होगा, कुछ पहले से कुछ किसी चीज के तरफ कुछ प्रेजुडिस,
कुछ थॉट उनको अलग रखना है और आपको एक न्यूट्रल होके किसी चीज को स्टडी करना है। सेकंड है मेथड्स टू बी यूज्ड बाय नेचुरल साइंस शुड बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। यहाँ हम वही मेथड करेंगे इस्तेमाल जो कि नेचुरल साइंस की स्टडी में होता है, जैसे कि कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन और स्टैटिस्टिकल टेक्निक। डरखाइम भी अपने स्टडी ऑफ सोसाइटी में हम देखेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक नेचुरल साइंस का मेथड है। फिर ये सारा सब कुछ करने का पीछे का कारण क्या है? एक जनरल थ्योरी यील्ड करना, एक ऐसा जनरल थ्योरी जो हम बाकी जगह अप्लाई कर सकें। तरीका वही है जो साइंस में इस्तेमाल हो रहा है, वही तरीका ये सोशियोलॉजी में लाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं डर्कहाइम को। सोशियोलॉजी में मल्टीपल ट्रुथ रहेगा ही, तो मल्टीपल ट्रुथ रहेगा तो क्रिटिसिज्म को देखना भी जरूरी है कि क्या और बाकी ट्रुथ हो सकते हैं। हाइडलमैन कहते हैं कि डर्कहाइम, आपको नहीं लगता आप सोसाइटी कैसा होना चाहिए उस चीज पे आपका ज्यादा ध्यान है रादर देन सोसाइटी को हम कैसे पढ़ें। मर्टन आएंगे आगे, मर्टन देंगे मिडिल रेंज थ्योरी और हमें उन्हें देखने को मिलेगा वो चीजों का फंक्शन, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन भी बताते हैं। और फिर पता चलता है ये डर्कहाइम का ये जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का है नहीं, क्योंकि यहाँ वो हर चीज का सिर्फ फंक्शनल एनालिसिस ही बात करते हैं, फंक्शंस बात करते हैं। स्टीफन ल्यूक्स बात करेंगे कि डर्कहाइम, आपको नहीं लगता कि आपने इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी और इमोशंस को पूरा ही नकार दिया? एक व्यक्ति का एक इंडिविजुअल का माइंड का क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, वो भी तो मायने रखता है। उसी प्रकार आगे पीटर बर्जर भी कहेंगे कि इंडिविजुअल बिहेवियर को पूरा इग्नोर कर दिया गया है। वेबर भी इसे दूसरे शब्द में फ्रेम करके कहते हैं, लगता है डर्कहाइम के लिए सोशल फैक्ट कुछ नहीं, बस एक एक पेबल है समुद्र के बीच पे, जो सोशियोलॉजिस्ट जाएगा उठा के देख लेगा और उसे स्टडी कर लेगा। उस तरह ऑब्जेक्टिफाई किया गया है डर्कहाइम द्वारा, जो कि पॉसिबल है नहीं। और यहाँ इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस को हमें ध्यान देना जरूरी है। ओके, थैंक यू।